हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एग्जाम टाइम। सर, आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक नया यूनिट जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स सीयूईटी एमकॉम में, जिसका कि कोर्स कोड PGQP37 है। इकोनॉमिक्स एक अच्छा खासा वेटेज रखता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक के क्वेश्चंस होते हैं और थोड़े बहुत इंडियन इकोनॉमी के भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में माइक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देखने को मिले थे और तुम्हारे सिलेबस में भी उसे मेंशन किया गया है। सो इस यूनिट को हम लोग बहुत ही सुकून से कवर करेंगे, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी डाउट ना रह जाए इकोनॉमिक्स जैसे चैप्टर्स को लेकर। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली बहुत ही बेसिक है। मैं सिलेबस भी दिखाऊंगा। आई होप मेरी ऑडियो आप तक पहुंच पा रही होगी और मैं विजिबल हूँगा। चलो, सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेबस अगर दिखाऊं माइक्रो इकोनॉमिक्स का, तो ये रहा स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखना ज़रा, चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये PGQP37 का है। जो बच्चे इकोनॉमिक्स डोमेन मतलब जिनका कि MA इकोनॉमिक्स है, उनमें भी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं MA इको में, और MCOM में तो है ही। तो यहाँ पे देखना, सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, इसमें बेसिकली डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल और रॉबिन्स का क्या व्यू है इंपॉर्टेंट नहीं है। यूटिलिटी के बारे में यहाँ पे हमें समझना है, माइक्रो वर्सेस मैक्रो देखना होगा, और कुछ इकोनॉमिक थ्योरीज एंड बिजनेस डिसीजन को समझना है। फिर धीरे धीरे देखो, मैं चैप्टर वाइज यहाँ नहीं चलूंगा, मैं सबको एक साथ लेकर चलूंगा। जैसे कि आप लोग क्लास 11th में पढ़ते आए, क्लास 12th में पढ़ते आए, फिर ग्रेजुएशंस में आपने पढ़ा, सबको मैं मिक्सअप करके लेकर चलूंगा। क्योंकि अभी यहाँ पे फिलहाल अगर बाइफरकेट में करता हूँ तो थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। साथ लेकर चलूंगा तो सारा चैप्टर लिंक रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ बेसिक्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, एग्जाम टाइम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, वहां पर जाके वेरियस PYQ CUET से रिलेटेड डाउनलोड कर सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल देख सकते हो और पेड कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम टाइम TYM सर्च करना है, बहुत सारे बच्चे TIME सर्च कर लेते हैं, TYM सर्च करना। ये रहा मोबाइल नंबर, इस पे अगर तुम्हारे कोई डाउट्स रह जाते हैं इस पे कांटेक्ट कर लो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और ये रही हमारी वेबसाइट, जहां से वेरियस PYQs वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो और अपडेट्स वगैरह देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विद बेसिक इंट्रोडक्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले देखो, इकोनॉमिक्स का मतलब तुम्हें पता होगा, इकोनॉमिक्स होता क्या है। इसे एक्सप्लेन करने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन देखे, इकोनॉमिक्स का मतलब होता है इट इज ऑल अबाउट हाउ पीपल मेक चॉइसेस। कैसे लोग चीजों को चूज करते हैं, इट मीन्स चुनते हैं। चॉइस का मतलब क्या है, तुम्हारे सामने बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स रखे हुए हैं, तुम उनमें से जो बेस्ट वन ऑल्टरनेटिव है उसको चूज कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पास वेरियस ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है। तो दिस इज इकोनॉमिक्स। आसान भाषा में अगर समझा जाए तो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस, ये हम बोल सकते हैं। तो द नीड फॉर मेकिंग चॉइस अराइजेस ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, तुम पूछोगे कि यहाँ पे भैया हमें चॉइस करना ही क्यों पड़ता है, इट मीन्स चूज करना ही क्यों पड़ता है वेरियस ऑल्टरनेटिव्स में। क्योंकि हमारे पास जो हमारी नीड है वो नीड बढ़ती जा रही है, और जो रिसोर्सेस हैं वो स्कैर्स हैं। बेसिक चीज है। तो एन इंडिविजुअल कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल ऑफ हिज वांट्स बिकॉज द वांट्स आर अनलिमिटेड एंड मीन्स टू सेटिस्फाई देम आर लिमिटेड। तो तुम्हारे वेरियस वांट्स है। जैसे आसान भाषा में समझाऊं, तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस मैंने दे रखे हैं। चलो, तुम्हारे फादर ने तुम्हें तीन ऑप्शन दे रखे हैं। एक, तुम्हें मोबाइल फोन लेना है, दूसरा तुम्हें एक लैपटॉप लेना है, और तीसरा तुम्हें एक बाइक लेनी है। तीन ऑप्शंस अवेलेबल है। रिसोर्सेस स्कैर्स हैं। तुम्हारे फादर की इनकम लिमिटेड है, उसमें घर भी चलना है, बेसिक नीड्स भी फुलफिल होने हैं, तुम्हारे कॉलेज फी को भी भरना है, साथ ही साथ तुम्हारे एडिशनल वांट्स को भी सेटिस्फाई करना है। तो अब तुम्हारे पास तीन ऑप्शंस रखे हुए हैं, इन तीन ऑप्शन में तुम्हें चूज करना होगा। तुम मान लो इसमें से मोबाइल फोन अगर चूज कर लेते हो, तो इस सिचुएशन में दैट इज इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है, उस ऑप्शन में से तुम एक उठा रहे हो। बोलोगे भैया नहीं, मैं तो तीनों लेना चाहूंगा, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी पैसे की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगा। तो रिसोर्सेस स्कैर्स है, वांट्स अनलिमिटेड है, और उसी गिने चुने वांट्स में हमें कुछ एक आध दो सेटिस्फाई करना होता है। तो उसको हम लोग नाम देते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी मेक्स चॉइस। बस इकोनॉमिक्स शुरुआत ही यहीं से होता है और खत्म भी यही होता है कि हमें यहाँ पे पढ़ना होगा कि कैसे एक इंडिविजुअल, एक सोसाइटी, एक हाउस होल्ड और पूरी हमारी कंट्री चीज़ों को चुनती है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कैर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, तुम्हारे घर के बगल कोई भी लैंड अगर खाली हो, जमीन खाली हो, तो जाहिर सी बात है उस पर घर ही बनना होगा। लेकिन उस लैंड का हम दो चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो उसमें कुछ लगा सकते हैं, जैसे फल लगा, सॉरी, फूल पौधे हमने लगा दिए, या फिर कुछ अनाज हमने उस पर उगा लिया, या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे लैंड के यूजेस अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या है, लैंड एक लिमिटेड चीज है, एक लैंड का टुकड़ा तुम्हारे पास लिमिटेड है। या फिर मैं तुम्हें ये बोल सकता हूँ, तुम्हारे पास मैंने तुम्हें 10,000 रुपए दिए, ठीक है। अब तुम्हें 10,000 में तुम चाहोगे कि यार मैं ये भी कर लूँ, पार्टी भी कर लूँ, कॉलेज के फीस भी भर दूँ, कोचिंग के फीस भी भर दूँ, 2-4 महीने का रिचार्ज भी करवा लूँ, तो सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाएगा। 10,000 लिमिटेड अमाउंट हो जाता है, 5-6 हज़ार तुम्हारा कॉलेज फी चला जाएगा, या फिर हो सकता है उससे ज़्यादा तुम्हारा कॉलेज फीस हो। तो इकोनॉमिक्स है क्या बेसिकली, कि कैसे एक इंडिविजुअल, कैसे एक सोसाइटी चीजों को चुनती है विथ अवेलेबल रिसोर्सेस और विथ स्कैर्स रिसोर्सेस। समझ गए ये बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी। इकोनॉमिक, अब क्वेश्चन आता है कि ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होते हैं। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि अब समझना होगा, हम हैं इंसान, इंसान के जो वांट्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं, वांट्स अनलिमिटेड होते हैं। एक सेटिस्फाई हुआ नहीं, दूसरे वांट्स उससे पहले अराइज हो जाते हैं। सबसे पहले देखो, मैं बताता हूँ, तुम्हें चाहिए होगा 12 तुमने अगर पास किया होगा, मैं जस्ट एग्जांपल देखो, तुमसे मैं जस्ट 1 साल ही सीनियर हूँ, तो क्लियर बता रहा हूँ, मैं तुम करके बात कर रहा हूँ, चलो आप ही बोल देता हूँ। तो आपको एक मोबाइल फ़ोन चाहिए, ठीक है। पापा से आपने मोबाइल फ़ोन मांगा एक, पुराना वाला, पुराना हो गया पुराना मोबाइल फ़ोन, या फिर मोबाइल फ़ोन चलो हटाओ, आ गए अब पीजी में आने वाले हो, अब चाहिए एक बाइक, कॉलेज जाना है, स्वैग बनाना है, बाइक वाइक चाहिए ही। ठीक है, चलो पापा बहुत मेहनत करके कैसे भी, तुम्हें पता है गार्जियन कैसे पैसे इकट्ठे करके चीज़ों को देते हैं, तुम्हारे पास एक, तुम्हारे लिए पर्सनल बाइक एक अवेलेबल करवा देते हैं। तुम कॉलेज जा रहे हो, पापा ने तेल डलवा दिया, कितने दिन यार कॉलेज जाओगे, तेल खाली हो जाएगा, टंकी खाली। फिर पापा को बोलोगे, या पापा पैसे भेज दो, गाड़ी में तेल भरवाना है। एक वांट अराइज हुआ ना, अब बोलोगे भैया ऐसा थोड़ी ना होता है, बिना तेल का गाड़ी थोड़ी चलेगा, चलो तेल हटा दो। अब तुम्हें चाहिए एक लैपटॉप, बोलोगे पापा कॉलेज में प्रेजेंटेशन करना होता है, चीज़ों को प्रेजेंट करना होता है प्रोफेसर्स के सामने, टीचर्स के सामने, या फिर मुझे कुछ अपने पर्सनल स्किल्स डेवलप करने, वीडियो एडिटिंग करनी है, एक्सेल्स पीपीटी पे अपना स्किल जमाना है। तो एक वांट यहाँ तुम्हारा राइज हो गया। अब कुछ टाइम बाद बोलोगे पापा मुझे वाईफाई लगवाना है, यहाँ पे लैपटॉप बहुत ज़्यादा मेरा 1.5 GB का कोटा कंज्यूम कर लेता है। तो यहाँ पे तुम क्या देख पा रहे हो, तुम्हारे वांट्स हैं अनलिमिटेड, एक वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दूसरा वांट्स निकल कर आ जा रहा है तुम्हारे। मैं एवरेज एक गार्जियन की सैलरी लेता हूँ, 30 to 50,000 के बीच एक गार्जियन की सैलरी होती है, एक एवरेज मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है किन्हीं के बहुत ज़्यादा हो और किन्हीं गार्जियन के कम होंगे। तो ये जो क्या है, ये 30 to 50 का जो ब्रैकेट है, ये स्कैर्स रिसोर्सेज के अंदर आ जाता है। तुम्हारे फादर की सैलरी या हमारे फादर की सैलरी 30 to 50,000 होती है, और उसी ब्रैकेट में, उसी सैलरी ब्रैकेट में उन्हें बहुत सारे वांट्स को सेटिस्फाई करने होते हैं। उनके शौक तो चले जाते हैं कहीं और, लेकिन सबसे पहले घर का राशन, उसमें कुछ फंड्स चला गया। फिर बच्चों को कपड़े चाहिए होते हैं, हमारे भाई-बहन हो गए, हमारी मम्मी हो गई, उनको कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदनी होती हैं, घर के बेसिक नीड्स होते हैं, फिर मेडिकल इश्यूज़ आ जाते हैं कहीं न कहीं से। तो समझ रहे हो? बेसिक 3 चीज़ में यहाँ पे तुम्हारा फंड ब्लॉक हो गया इधर ही। फिर फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ सेव, एक मिडल क्लास फैमिली तो सेव नहीं कर पाती है, लेकिन ठीक है, कुछ पोर्शन तुमने सेव कर लिया, अब तुम्हारे अलग से वांट्स अराइज़ होने स्टार्ट होते हैं। तो रिसोर्स क्या है? स्कैर्स हैं। उस रिसोर्स को तुम कैसे एलोकेट करोगे? तुम्हारे फादर कैसे उस ब्रैकेट वाले सैलरी को एलोकेट करते हैं? ये होता है इकोनॉमिक्स। अब हमारे जो रिसोर्सेस हैं, इसके जो यूजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा अल्टरनेटिव यूजेस हैं। वांट्स अनलिमिटेड है, इसको कहाँ अनलिमिटेड वांट्स, बहुत सारे वांट्स हैं, इनको कहाँ पे हमें लगाना है बेसिकली, ठीक है? वो होता है अल्टरनेटिव। रिसोर्सेस को तुम बाइक खरीदने में इस्तेमाल करोगे, एडमिशन फी डालने में इस्तेमाल करोगे, या हॉस्टल फी देने में इस्तेमाल करोगे। तो ये बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। समझ गए चीज़ों को? चलो, अब एक क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक्स का, बेसिक क्वेश्चन है, फॉर होम व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। बेसिक सबसे पहला प्रॉब्लम हर एक इकोनॉमी को सोचना होता है कि क्या प्रोड्यूस करे यार अपने इकोनॉमी के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे करे, हाउ टू प्रोड्यूस। चलो ये तो डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है। दूसरा क्वेश्चन आता है कैसे करे। तीसरा क्वेश्चन आता है किसके लिए करे, सोसाइटी के रिच क्लास के पीपल के लिए प्रोड्यूस करे, या फिर सोसाइटी के पुअर क्लास के पीपल के लिए प्रोड्यूस करे, या फिर क्वेश्चन आता है किस एज ग्रुप के लिए प्रोड्यूस करे। तो ये सारे बेसिकली क्या है, एक मिनट, हाँ, ये सारे बेसिकली क्या है, हमारे क्वेश्चंस हैं। हर एक इकोनॉमी को इस प्रॉब्लम को फेस करना होता है। आई होप तुम चीजें यहां तक समझ पा रहे हो कि जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं बेसिकली इकोनॉमिक्स के। तो सबसे पहले एडम स्मिथ भाई साहब का एक डेफिनेशन आता है, इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस है किसका, वेल्थ का। वेल्थ तुम्हें पता है होता क्या है, एडम स्मिथ के द्वारा डेफिनेशन दिया गया था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ।
इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कंसिडर किया जाता है। देखो कुछ जनरल पॉइंट्स मैं तुम्हें बता रहा हूं, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाए। ठीक है, पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगा, उसमें चीजें तुम्हें और क्लियर होती जाएंगी। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ वेल्थ ऑनली। इन भाई साहब का कहना था कि इकोनॉमिक्स क्या है? हमारी जो वेल्थ है इसकी स्टडी है। ये सिर्फ और सिर्फ डील करेगा प्रोडक्शन से, डिस्ट्रीब्यूशन से और क्या, कंजम्पशन में, कंजम्पशन से। कैसे चीजों को हमें प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, बेसिकली दैट इज प्रोडक्शन। अब उस प्रोड्यूस किए गई चीज को कैसे हमें किन किन सोसाइटी के किन किन लोगों के पास डिस्ट्रीब्यूट करना है, और तीसरा आता है और कैसे उसे कंज्यूम करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। दिस वेल्थ सेंटर्ड डेफिनेशन डील्स विद द कॉज बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो यहाँ पे तुम देख रहे होगे इनका जो डेफिनेशन है वो किधर सेंटर्ड है? वेल्थ की तरफ। अब एल्फ्रेड मार्शल भाई साहब आते हैं, इनका क्या कहना है? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। लोगों के बारे में स्टडी करना है यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैन इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। इट एग्जामिन हाउ अ पर्सन गेट्स हिज इनकम एंड हाउ ही इन्वेस्टेड्स। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, सैलरी की मैंने बात की, 50,000 सैलरी आ रहा है। अब इस सैलरी को कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट इज इकोनॉमिक्स। तो एक साइड यहां पे बात हो रही है वेल्थ की, एडम स्मिथ वेल्थ पे फोकस कर रहे हैं, और यहां पे दूसरा इंपॉर्टेंट साइड है कि उसको कैसे इन्वेस्ट करना है, दैट इज स्टडी ऑफ वेल बीइंग, दैट इज स्टडी ऑफ वेलफेयर। तो ये पूछा जा सकता है कि वेल्थ साइड कौन बता रहे थे या किन का मानना है वेल्थ साइड इकोनॉमिक्स है? तो एडम स्मिथ, और वेलफेयर या फिर वेलबींग एल्फ्रेड मार्शल। समझ गई इस चीज को? अब देखना यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन समझाया गया, डिफरेंस समझाया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच। देखना, मान लो तुम हो 4 भाई बहन, ठीक है, मैं एक छोटा छोटा बना लेता हूं यहाँ पे डायग्राम। मैं जस्ट एक घर का एग्जांपल लूंगा, ठीक है। 4 भाई बहन हो, और मम्मी पापा को मैं इस साइड बना लेता हूँ, पापा मम्मी। अब घर में तुम कुछ बदमाशी करते हो, तुम इन द सेंस मान लेता हूँ मिस्टर ए भाई साहब, तुम मिस्टर ए हो, तुम घर में तुम कुछ बदमाशी कर रहे हो, तो यहाँ पे इंडिविजुअली तुम्हारी बात हो रही है ना? या फिर कुछ और एग्जाम्पल से अगर मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करूं, अगर तुम्हारे मार्क्स, चलो तुम जो चारों भाई बहन हो ना, चारों एक सेम एज ग्रुप के हो, एक आध साल का डिफरेंस है, तो अगर घर में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर घर में तुम चारों की बात होने लगे, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सारे भाई बहन की बात होने लगी, मैं एग्जाम्पल देकर बोलता हूँ। तुम्हारे पापा ने पूछा, ए तुम्हारे कितने नंबर आए या तुम्हारे कितने परसेंटेज आए क्लास 10th में? तुमने बोला पापा पापा 70% आए। अब पूछे, तुम्हारे पापा ने बी से पूछा, फिर वैसे से सी से, फिर वैसे डी से। ओवरऑल जब बात कर ली जाए तुम्हारे चारों भाई बहन की, यार तुम चारों में सबसे ज्यादा किसने ज्यादा परसेंटेज लाया, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। जब सारे सारे लोगों की बात हो, इंडिविजुअल एज अ होल की जब बात हो, तो वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब किसी एक व्यक्ति की बात हो रही हो, किसी एक घर की बात हो रही हो, या किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी की बात हो रही हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पे तो जस्ट मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया कि एक घर में तुम 4 भाई बहन हो, उसके बेसिस पे मान लो एक सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारे घर हैं। अब उस सोसाइटी में सिर्फ एक घर की बात हो, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब उस सोसाइटी में जितने भी घर हैं, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर है? ये चीज बेसिक है। वहीं पूरे इकोनॉमी की बात हो, पूरे इंडियन इकोनॉमी की बात हो जाए, दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पे देख पाओगे इंडिविजुअल की इनकम एक्सपेंडिचर की बात हो रही हो, हाउस होल्ड की, या फिर एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन फॉर्म की, इन सब से मिलकर जब टोटल सारे की बात हो जाए तो वो बन जाता है मैक्रो इकोनॉमिक बिहेवियर। समझ गए? देख रहे हो कितने लोग हैं इसके अंदर, सारे लोग इसमें आ गए। चलो आगे चीजों को समझते हैं। आई होप, मैं मान कर चलता हूं अभी तक तुम्हें सारी चीजें समझ आ रही होगी। अब प्रॉपर एक डिफरेंस चार्ट के थ्रू देख लेते हैं। इट डील्स विद द डिसीजन मेकिंग ऑफ सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। यहां पे एक सिंगल इंडिविजुअल बेसिस पे बात हो रही है, जैसे कि डिमांड ले लो, प्राइस ले लो, कंज्यूमर ले लो, ठीक है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये एक नैरो स्कोप है और कहीं ना कहीं एक हमारे पूरे इकोनॉमी का एक छोटे से हिस्से की बात करता है। इसको हम लोग प्राइस थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स एलोकेशन, कि कैसे हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो है, फंड्स हैं, पैसे हैं, उसको हम लोग एलोकेट करते हैं
in various goods and service. It deals with the flow of various factors of production from a single owner to a single use. Single word देख पा रहे हो, इंडिविजुअल यहाँ पे तुम देख पा रहे हो. It helps in developing policies, appropriate resources, distribution at various form level. लेकिन जब हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो यहाँ पे वेरियस एग्रीगेट्स की बात होती है, जैसे कि हमारा नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेट आउटपुट हो गई, एग्रीगेट सेविंग. एग्रीगेट वर्ड समझ पा रहे हो, इकट्ठे. ठीक है. वाइड स्कोप हो जाता है क्योंकि ये पूरे इकोनॉमी को एज अ होल मानकर चलता है. मार्केट में जितने भी बुक्स सेलर बैठे हुए हैं, सबकी अगर बात हो रही हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर किसी एक सेलर की बात हो रही हो दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स. इसको हम लोग इनकम थ्योरी बोलते हैं. क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ये सारे पॉइंटर जो देख रहे हो कि प्राइस थ्योरी किसको बोलते हैं, इनकम थ्योरी किसको बोलते हैं. ये सर्कुलर फ्लो से डील करता है कि कैसे एक इकोनॉमी में इनकम और एक्सपेंडिचर फ्लो करते हैं विथ वेरियस सेक्टर्स. मैक्रो में पढ़ेंगे इसे जब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा मैक्रो इकोनॉमिक्स. इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉलिसीज, अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन एट इकोनॉमी लेवल, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, एटीसी. बेसिक चीज है. अच्छा, एक कंसेप्ट अब यहाँ पे देख लो, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है. देखना जरा. पॉजिटिव, पॉजिटिव की जो बात हो तो आसान भाषा में तुम्हें बताऊंगा, जो कि एक्चुअल में हो. ठीक है. रियल डेटास पे बेस्ड हो, रियल डेटा, रियल फैक्ट्स पे बेसिस हो. ठीक. जिसको कि तुम प्रूव कर सको, जिसको कि तुम वेरीफाई कर सको, ऑथेंटिकेट हो. ठीक है. लेकिन जब बात आती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की, तो जो तुम्हारे ओपिनियन पे होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, यार हमारे घर के बगल में जो रोड बना हुआ है वो ऐसा होना चाहिए, गवर्नमेंट को ये रोड बनवा देना चाहिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवा देना चाहिए. दैट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. एक्चुअल में क्या है यार, वाराणसी की जो ट्रांसपोर्ट है या ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बहुत ही बेकार है. दैट इज रियलिटी. यहाँ पे ट्रैफिक मैनेजमेंट नहीं हो पाता है वाराणसी की. अगर मैं बात करूँ, ट्रैफिक मैनेजमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि जो लोगों की जो टाइम ब्लॉकेज हो पाती है, बहुत सारे एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंसे रह जाते हैं, इमरजेंसी सर्विस फंसे रह जाते हैं, वो नहीं होनी चाहिए. फंसना नहीं चाहिए उनका, बहुत स्मूथ फ्लो होना चाहिए. एक फ्लाईओवर बना देना चाहिए जिसके जो जिनके लिए जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गए, उनको फ्लाईओवर के थ्रू क्रॉस करवाना चाहिए. तो ये क्या है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ऐसा होना चाहिए. ओपिनियन में दे रहा हूँ, मैं अपने वैल्यू को इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ. लेकिन एक्चुअल डेटा के बेसिस पर देखा जाए तो वाराणसी की जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बहुत ही गंदी है. हर मिनट में यहाँ पे ट्रैफिक लगती है. ट्रैफिक में अगर तुम फंस जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लंका ले लो या गदौलिया ले लो, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होता है. दैट इज एक्चुअल डेटा. इसको रिजल्ट्स के थ्रू वेरीफाई हम कर सकते हैं. ये जो रिजल्ट्स हैं बेसिकली, समझ रहे हो. तो इस डिफरेंस चार्ट को एक बार देख लेना, चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी. पॉजिटिव के बारे में क्या बोला जा रहा है, इज, वॉज एंड विल बी. व्हेन प्राइसेस फॉल पीपल ऑफन डिले देयर परचेस. इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. प्राइसेस जैसे घटेंगी लोग उसको परचेस करेंगे जब घटेंगी. नॉर्मेटिव क्या है, आउट टू बी या शुड. क्या लिखा, ऑरेंज इज बेटर देन ग्रीन. इसको प्रूव तुम नहीं कर सकते हो. मेक्स रिकमेंडेशन, फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होते हैं. टेल्स यू कि क्या होना चाहिए, ये प्रिस्क्रिप्टिव होता है. लेकिन पॉजिटिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड होता है. जो है उसको बताता है. ये कौन, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. समझ गए डिफरेंस. चलो, पॉजिटिव स्टेटमेंट और भी ले लो. ऑब्जेक्टिव्स एंड टेस्टेबल थ्योरीज. नॉर्मेटिव क्या हो गए, जस्ट वैल्यूज, जजमेंट्स एंड ओपिनियंस. तुम्हारे समझ गए. आई होप चीज़ें तुम्हें क्लियर हो रही होंगी. अब बात करने वाले हैं यहाँ पे हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की. सबसे बेसिक देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस हमें करना है. दूसरा, कैसे प्रोड्यूस करना है. और तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है. ये 3 सेंट्रल क्वेश्चंस होते हैं या कह लो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होते हैं, जो कि हर एक इकोनॉमी को आंसर करना ही होता है. इस क्वेश्चन का समझते हैं आसान भाषा में. व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें प्रोड्यूस करना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है किस टाइप के गुड्स हमें प्रोड्यूस करने हैं. व्हाट काइंड ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस. क्या यहाँ पे हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करें या फिर वॉर गुड्स, दैट मीन्स डिफेंस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें, या फिर तुम कह सकते हो सिविल गुड्स प्रोड्यूस करें. सिविल गुड्स लाइक तुम्हारे क्लॉथ्स हो गए, वॉच हो गए, रेडियोज हो गए. कंज्यूमर गुड्स जैसे तुम्हारे वीट, जैसे यहाँ देख लो, यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिख रखा है. कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है जैसे मशीन्स, टूल्स. या फिर सिविल गुड्स जैसे क्लोथ्स, वॉच, रेडियोज. कंज्यूमर गुड्स में वीट, क्लोथ, शूज. या फिर मिलिट्री गुड्स जैसे कि मैं डिफेंस बोल रहा था, गन्स हो गए, बॉम्ब्स हो गए, टैंक्स हो गए. या फिर नेसेसिटी गुड्स प्रोड्यूस कर लो, या फिर लग्जरी गुड्स. तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है किस प्रकार के गुड्स को हमें प्रोड्यूस करना है.
सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है किस प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेस हैं, वो रिसोर्स क्या है, स्कैर्स है। इट मीन्स वो रिसोर्स लिमिटेड है। चीजों को तुम समझ पा रहे होगे कि कितने क्वांटिटी में, जो भी अगर हम लोग चलो मान लेते हैं कि हमें कैपिटल गुड्स बनाने, मशीन्स बनाने, टूल्स बनाने, तो किस क्वांटिटी में बनाए। कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करने तो किस क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस करें। दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस। अब क्वेश्चन आता है, ठीक है यार चलो मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे मशीन्स बनाने हैं, कैपिटल गुड्स बनाने हैं। अब क्वेश्चन आता है इस मशीन को तुम किस तरीके से बनाओगे। तुम्हारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है। क्या तुम यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करोगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि कौन से मेथड को यहाँ पे चूज किया जाए। तो ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे यहाँ पे। हाउ टू प्रोड्यूस refers to problem in which decision regarding which technique of production should be used is taken, और for whom to produce, इकोनॉमिकली पुअर जो है उनके लिए प्रोड्यूस किया जाए या इकोनॉमिकली जो रिच है उनके लिए प्रोड्यूस किया जाए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है। समझ गए, चलो क्लियर। देखो फटाफट करवाता जा रहा हूँ क्योंकि सिलेबस बड़ा है यार, जल्दी जल्दी करवाऊंगा तभी हो पाएगा। अब बात करते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर की, दैट इज पीपीसी, पीपीसी कर्व, इसे और भी नाम से जानते हैं, दैट इज पीपीबी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज। एक होता है पीपीएफ, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज बाउंड्री। पीपीएफ इज अ कर्व विच डिपिक्ट्स ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स जो कि प्रोड्यूस किए जा सकते हैं विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमी। तुम्हारे पास 50,000 रुपए है। अब इस 50,000 से तुम क्या क्या चीजें खरीद सकते हो, उन सारी चीजों का डिफरेंट कॉम्बिनेशन इस कर्व पे शो होता है। एक इकोनॉमी में जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उस रिसोर्स का इस्तेमाल करके कितने गुड्स या कितने कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं, उन सबको पीपीसी कर्व पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्रीज भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। द कंसेप्ट ऑफ पीपी कर्व इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। कुछ एजम्पशन याद हमें रखने। पहला कि हमारे जो इकोनॉमी में रिसोर्स हैं वो फिक्स्ड है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्स अवेलेबल है, और हम जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहेगी, अनचेंज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तीसरा असम्पशन क्या मान के चलना है कि जो हमारे रिसोर्सेस अवेलेबल है हमारे पास, वो फुल्ली एम्प्लॉयड रहेंगे, पूरा उनका इस्तेमाल होगा, और वो रिसोर्सेस क्या है, एफिशिएंट है। क्लियर है। डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जो नंबर तुम्हें देखने मिल रहा है इस नंबर पे पूछ सकते हो। और चौथे की अगर मैं बात करूं तो रिसोर्सेज जो है, फोर्थ लिखा, ऑल द रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स। जितने रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल हैं वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस करने में एफिशिएंट नहीं है। ये 4 अजम्पशंस मान के चलने होते हैं। मैं अब यहाँ पे जूम करूंगा और चीज़ों को और भी थोड़ा सा क्लियर वे में समझाऊंगा तुम्हें, क्योंकि हो सकता है पूछ लिया जाए, वैसे पूछते तो नहीं है इन सब टॉपिक से क्वेश्चन। चलो आई होप तुम्हें कर्व दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिया गया, 2 कॉम्बिनेशन गुड्स के लिए गए, आउटपुट ऑफ शुगर एंड आउटपुट ऑफ पिज्जा। अब चीजों को समझते जाना। यहाँ पे देख रहे हो बी, ए एंड सी, ए बी सी बेसिकली ये क्या है, इस कर्व के ऊपर बने हैं। ठीक है, कर्व के ऊपर बने हैं। तो अब यहाँ पे देखो जो पॉइंट जो है, जो भी पॉइंट्स कर्व पे हैं, ठीक है, ये एफिशिएंट है। मैं यहाँ लिखते जा रहा हूँ, ये क्या है, एफिशिएंट है। मतलब तुम्हारे पास जो रिसोर्सेस हैं यहाँ पे, इन तीनों कॉम्बिनेशन में तुम्हारे रिसोर्सेस का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। किसमें किसमें, प्रोडक्ट ए में, बी में और सी में, तीनों का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रहा है। लेकिन अगर भाई मैं बात कर लूँ डी और ई की, तो यहाँ पे रिसोर्सेस का क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। तुम प्रॉपरली एफिशिएंट इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो अपने रिसोर्सेस को, तो ये गुड कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता है। और वहीं बात की जाए अगर पॉइंट एफ की, तो पॉइंट एफ पे देखोगे तो ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे जो रिसोर्सेस अवेलेबल हैं उस रिसोर्सेस से बाहर की चीजें हैं, हम इसे अटेन नहीं कर सकते हैं, हमारे दायरे से बाहर चले जाते हैं। बेसिकली कहूँ तो हमारी औकात से बाहर चली जाती हैं ये। कौन से, पॉइंट एफ की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटायर है ये। समझ गए चीजों को। चलो अब यहां से स्टार्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट,
फिर और भी जो तुम्हारा प्रॉपर्टीज़ दे रखा है पीपी कर्व का, उसको समझेंगे यहाँ पे। फिर डिक्रीज़ क्यों होता है पीपीसी, ये देख लेंगे। और यहाँ से फिर कार्डिनल अप्रोच होगा, उसे मैं दूसरे में समझाऊँगा। चलो, opportunity cost. The concept of opportunity cost has occupied a very important place in economics. Modern economists have used the concept of opportunity cost in allocation of resource besides the fill. Opportunity cost means opportunity loss. देखो यार, डेफिनेशन कुछ नहीं है डेफिनेशन में रखा, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैंने तुम्हें दिए, चलो कितने रुपए मैं दूँ, 300 रुपये मैं तुम्हें दे रहा हूँ, वापस कर देना टाइम पे, नहीं किए तो देख लेना। 300 रुपये मैंने तुम्हें दिए। अब 300 रुपए के पास तुम्हारे पास वेरियस ऑप्शंस रखे हैं। चलो, 300 है। मान लो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे हैं। एक 150 रुपीज़ का रिचार्ज कर लो। बोलोगे भले ही भैया नहीं आता है, मान लो आता होगा, आता ही होगा, एक आध जीबी वाला रिचार्ज कर लो। ठीक है, ये कर सकते हो। दूसरा तुम्हारे पास ऑप्शन है 50 रुपये के तुम लस्सी पी लो। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रिचार्ज, 50 रुपये के तुमने लस्सी पी लिए। और तीसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये आता है 100 रुपये का तुम क्या बताऊँ, बताओ क्या चाहिए। 100 रुपये का क्या होगा भाई, चलो 100 रुपये का कोई तुमने मूवी देख लिया, बोलोगे भैया 200 से कम में तो कोई होता नहीं है। चलो मान लो होता है यार, हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो। तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो तुम रिचार्ज कर लो, या तो लस्सी पी लो, या तो मूवी देख के पैसे उड़ा दो। 300 रुपये तुम्हारे पास इकट्ठे पड़े हुए हैं और तुम्हारे पास 3 ऑप्शंस दे रखा है मैंने। तो अब यहाँ पे तुम्हें चुनना होगा, कोई चीज़ ना कुछ तो चूज करोगे। तो तुम, चलो दिख रहा है ना चीज़, चलो सही है। तो अब तुम क्या बोलते हो, यार देखो अगर लस्सी पी लेता हूँ एक झटके में उड़ जाएगा, 50 रुपया चला जाएगा। ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ। ये क्या तुमने बाइफरकेट कर लिया है यहाँ पे। ये 3 तुम्हारे पास हो गया कि तुम इस तरह से, एक रेशनल बंदा यही करेगा कि अगर उसे प्रॉपर 300 रुपये यूटिलाइज करना है तो। नहीं तो एक सिचुएशन तुम्हारे सामने ये भी हो सकता है कि तुम 299 का कोई रिचार्ज कर लो, मान लो 3 महीने का रिचार्ज कर लो, 3 मंथ्स का, या 86 डेज या 84 डेज जो भी आता है, इतने का तुम रिचार्ज कर लो। या तो तुम्हारे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, या तुम्हारे पास इतने ऑप्शंस हैं। तुम क्या करोगे, बोलोगे नहीं यार मूवी तो 3 घंटे 2.5 घंटे की 2 घंटे की कहानी होती है, मुझे वो करना नहीं है, लस्सी कभी और पी लेंगे, एक झटके में 50 रुपये चला जाएगा। एक काम करते हैं, पैसे को सेव करके मैं डायरेक्ट 3 महीने का रिचार्ज कर लेता हूँ, कम से कम सुकून से रहूँगा, 3 महीने टेंशन नहीं होगा यार, फ़ोन का रिचार्ज खत्म है। तो यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि मैंने मोबाइल रिचार्ज के लिए मैंने लस्सी और मूवी को जाने दिया। समझ पा रहे हो चीज़ों को। द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुमने एक दूसरे ऑल्टरनेटिव को जाने दिया किसी और ऑल्टरनेटिव की वजह से, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तुम्हें फ्यूचर में परस्यू करना था चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुमने चार्टर्ड अकाउंटेंट परस्यू ना करके तुमने कोई हायर स्टडीज का सोचा, तो तुम बोल सकते हो मैंने हायर स्टडीज के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेक्रीफाइस करा, सीए की स्टडीज को सेक्रीफाइस करा। या फिर तुम्हें जाना था दिल्ली यूनिवर्सिटी और तुमने ले लिया एडमिशन बीएचयू में, तुम बोलोगे मैंने बीएचयू के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेक्रीफाइस कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तुम जब एक ऑल्टरनेटिव को सेक्रीफाई करते हो किसी और ऑल्टरनेटिव के लिए, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट इज गिवन अप फॉर गेटिंग समथिंग इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए। तुम्हारे पास ऑप्शन है कि 2 कप चाय के रखे हुए हैं, 2 कप चाय है तुम्हारे पास, और एक ऑप्शन है कि 1 ग्लास ऑरेंज जूस है। हो सकता है बहुत लोग ऑरेंज जूस करें, लेकिन उस सिचुएशन में मैं रहूंगा तो मैं 2 कप चाय के ही चूज करूंगा, मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है यहाँ पे। तो मैंने क्या बोला कि मैंने चाय के लिए ऑरेंज जूस को जाने दिया, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ गए। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, एडिशनल। मार्जिनल पूरे इकोनॉमिक्स में समझ लो, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, कहीं पे भी मार्जिनल का वर्ड आ जाए दैट इज एडिशनल। Marginal opportunity cost is an addition of a cost in terms of number of units is commodity sacrificed in order to produce one additional unit.
एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए तुमने किस अनदर यूनिट का सेक्रीफाइस करा, दैट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मैं थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूं स्लाइड को। मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ गुड्स सेक्रीफाइस टू प्रोड्यूस वन एडिशनल। वही चीज है, एमओसी को ही हम लोग एमआरटी बोलते हैं। तो अगर दो गुड्स की बात आ जाए, जैसे पिज्जा और बर्गर की, तुमने पिज्जा के लिए कितने यूनिट्स बर्गर के सेक्रीफाइस करें, दैट इज एमआरटी। तो अमाउंट ऑफ गुड्स वाई सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन गुड एक्स, एमआरटी ऑफ एक्स वाई अगर आ जाए, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एमआरटी ऑफ एक्स वाई आ जाए, इट मीन्स अमाउंट ऑफ वाई सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेन एक्स, या फिर कह लो डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। अगर यहीं पे रहता एम आर टी ऑफ वाई एक्स में बोल रहा हूं, वहां मैंने एक्स वाई बोला था, तो क्या तुम बोलते, एक्स सेक्रीफाइस इन ऑर्डर टू गेन वाई, डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा वाई। समझ गए? क्लियर है? समझ आया या नहीं समझ आया, पूछा जा सकता है, बेसिक चीज। अब कुछ प्रॉपर्टी समझ लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के। तो पीपीसी कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, कनकेव टू दी ओरिजिन होता है। कनकेव कैसा होता है सर, ऐसा होता है, सॉरी ऐसा होता है, नहीं कन्वेक्स होता है ये, कनकेव टू दी ओरिजिन। कनकेव शेप ऑफ पीपीसी इंप्लाई दैट स्लोप ऑफ पीपीसी इंक्रीजेस। स्लोप ऑफ पीपीसी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ वाई गिवन इन एक्सचेंज ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स, दैट इज जो एमआरटी मैंने तुम्हें समझाया था, एमआरटी ऑफ एक्स वाई, कि तुमने कितने यूनिट्स वाई के सेक्रीफाइस किए इन ऑर्डर टू गेन एक्स। तो स्लोप ऑफ पीपीसी क्या है, एमआरटी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्लोप ऑफ पीपीसी क्या है, एमआरटी या फिर एमओसी, कुछ भी बोल लो। अगर देखो कनकेव कब बनता है, जब एमओसी इंक्रीज करता है। एमओसी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। अब बोलोगे जब डिक्रीज करने लगे तो क्या होगा, कन्वेक्स बन जाएगा। जब कांस्टेंट रहे तब क्या होगा, प्लेन बन जाएगा। समझ गए? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, यूटिलिटी एनालिसिस, कार्डिनल अप्रोच को हम लोग समझेंगे, फिर ऑर्डिनल देख लेंगे। इस सेशन को मैं यही एंड करता हूँ। आई होप चीज़ें तुम्हें समझ में आई होंगी। जस्ट वेट करना 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट वेट करना। चलो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सीयूईटी पीजी एग्जाम्स, अपकमिंग सीयूईटी पीजी एग्जाम, खासकर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एमकॉम कोर्स की, तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं एग्जाम टाइम के अल्टीमेट बैच को, जहाँ पे तुम्हें वेरियस फीचर्स मिल जाएंगे, लाइव रिवीजन क्लासेस जो कि एंड में होंगे, या फिर डाउट सेशंस कह सकते हो, और रिकॉर्डेड कंसेप्चुअल लेक्चर्स मिल जाएंगे। पीडीएफ नोट्स हर एक यूनिट के अवेलेबल करवाए जाएंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड नोट्स होंगे, ऐसा नहीं किसी बुक को स्कैन करके प्रोवाइड कर दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट तुम्हें यहाँ पे दिया जाएगा, PYQs टोटल 4 साल के 2019, 20, 21 और 22, कोशिश करूंगा 18 भी अवेलेबल करवा दूं। इन 4 साल के पेपर्स मैंने अभी तक इकट्ठा इसमें कर दिया है। साथ ही साथ तुम्हारे डाउट सेशंस होंगे और भी वेरियस फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किए जाएंगे। तो इस अफोर्डेबल प्राइस पे तुम इस कंप्लीट कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो। तो एंड करते हैं अपने आज के सेशन को, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड